हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आप लोग का तीसरा एग्ज़ाम है, एक्सपीरियंस के साथ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, उम्मीद यही है आप सभी से। और अच्छा परफॉर्म करिएगा। अभी थ्योरेटिकल मतलब ये कह सकते हैं कि सिलेबस ना थ्योरी टाइप का है, तो आप आराम से बनाकर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी टाइप का है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बट ये है कि करते करते चीज़ें आ जाएंगी। लास्ट टाइम है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपके शैक्षिक मूल्यांकन की जो पवन से पीडीएफ हमारी चल रही थी, उसकी मैंने आपको 2 क्लास दी थी, तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। फिर फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले दिन हमने 30 क्लास क्वेश्चन तक किया था, दूसरे दिन हमने 65 तक किया था। तो मैं आपको 65 तक मैंने आपको करवाया था, मुझे याद है। आज हम 66 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के बाद पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए। कह रहा है कि शिक्षण एक है। शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया ऑप्शन 1, ऑप्शन बा जो है व्यवहार, ऑप्शन सा जो है वो संबंध, ऑप्शन दा जो है इनमें से कोई नहीं। शिक्षण एक क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि आप यहाँ पर 66 में क्या बताएंगे। तो शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया है, संबंध है, व्यवहार है, क्या है? तो शिक्षण जो है कह सकते हैं एक प्रक्रिया है। हमेशा कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 67। शिक्षण सीखने के लिए है। शिक्षण सीखने के लिए क्या है? प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और ये सभी शिक्षण सीखने के लिए है। तो शिक्षण सीखने के लिए क्या है? सारी चीज़ें हैं। प्रेरणा भी है, पथ निर्देशन भी है, डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, दिखा कर करना है। तो ये सभी यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन होगा। 67 में फोर्थ ऑप्शन जो भी बता रहा है करेक्ट है। 68 में आते हैं, शिक्षण की प्रकृति। नेचर के बारे में पूछ रहा है कि नेचर कैसा होना चाहिए। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे शिक्षण अधिगम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हों आपके इस सिलेबस में। लेकिन ये है कि कई सालों से ये आए हुए नई सीरीज़ में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हाँ आए ही आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर 68 है, शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ये सभी। तो यहाँ पे 68 में भी आपका डी सही होगा। इसके एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एक निर्देशन की प्रक्रिया होती है। देखिए प्रक्रिया प्रक्रिया लिख रहा है, तो इसीलिए आपका ऊपर जो प्रक्रिया वाला ऑप्शन था वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बालक ऐसी पुस्तक है। बालक एक ऐसी किताब होती है जिसका अध्ययन अधोपान शिक्षक कक्षा में करता है। ये प्लूटो ने कहा, रॉस ने कहा, अरस्तू ने कहा। ये आपके डीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, करवाया था मैंने, ये रॉस साहब ने कहा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट कह रहा है व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम किसका मूल्यांकन करते हैं? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, केवल संप्राप्ति का, शांति शिक्षा का। तो जब व्यापक मूल्यांकन की बात आ गई है तो हम उसके जितने सभी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनका हम करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 71 मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित किससे है? ज्ञान से, अनुप्रयोग से, बोध से, उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन का जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो किससे संबंधित है, किससे कनेक्टेड है? तो आप कह सकते हैं कि 71 में आपका डी ऑप्शन जो है वो उपयुक्त सभी होगा। बोध से भी ये चीज़ें बोध हो रही हैं, समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। तो आपका यहाँ पर उपयुक्त डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 72 पे आइए। सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो क्या होता है? सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में होने वाला, नित्य प्रतिदिन होने वाला, उपयुक्त सभी। तो 2 प्रकार के मूल्यांकन की लिस्ट है, व्यापक और सतत। तो सतत मूल्यांकन की जो बात आपसे पूछ रहा है 72 में, वहाँ पर आपका डी होगा। तो ये कह सकते हैं कि हम सतत में जो है सत्र के अंत में भी लेते हैं, ठीक है, हर साल फिक्स्ड होता है। मध्य में भी लेते रहते हैं, जो हमारे छमाही होते हैं वो सब होते हैं, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट भी होते रहते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कॉन्टीन्यूस बेसिस पे हमारे टेस्ट या एग्ज़ाम या पेपर्स ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट 73 उत्तम परीक्षण की विशेषता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। ये बहुत बार रिपीट होता है, आप देख सकें बार बार ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। वैधता भी होगी उसमें, वस्तुनिष्ठता भी होगी, विश्वसनीयता भी होगी। 73 यहाँ पर कंप्लीट। 74 में आइए। कह रहा है
कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह किसका कथन है? तो आप बता सकते हैं ये कॉर्नबैक का है, ग्रीन का है, ली का है, क्विनन और हन्ना का। ये भी आपका इसी सीरीज में रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये सब रिपीट क्वेश्चन है, आए हुए नहीं हैं आपकी सीरीज में या आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आए हुए हैं। तो बहुत परेशान ना होइए कि आपको नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, सारे तो नहीं याद होने वाले हैं और आए भी हुए नहीं, तो क्यों आप इतना परेशान हैं? आराम से बस देख लीजिए, दोनों सिरों से कवर कर लीजिए कि हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन वहाँ पर हमारे सामने जब आता है, मान लीजिए अगर आ भी जाता है तो हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार किया है। ऑप्शन जब सामने पड़ता है आँख पे तो वो टिक हो ही जाता है अपने आप। ठीक है, 75 स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक, ऐतिहासिक, मौलिक और वैज्ञानिक शोध। तो यहाँ पर 75 में आपका क्या होगा? कह रहा है कि अनुसंधान, शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च है, तो रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध होगा जहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिना किए एक्टिविटी बेस पे कोई रिसर्च किए कोई चीज़ होगी नहीं। तो ए ऑप्शन जो है वो 75 का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 76 देखते हैं। 76 कह रहा है क्रियात्मक शोध का करने का अधिकार है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? केवल शिक्षक को, टीचर को, सिर्फ शिक्षक और प्रधान अध्यापक को है, शिक्षक और प्रधान अध्यापक छात्रों को है, और सभी को है। तो बताइए क्या होगा? 76 में क्या सही है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर कह सकते हैं टीचर को, प्रधान अध्यापक को, छात्र को, सभी को है। तो 76 में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आप जुड़े शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 77 क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें जो शोध करता है वो क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, दोनों है, कोई नहीं। तो कह सकते हैं कि 77 सी ऑप्शन होगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों सम्मिलित है। आगे बढ़िए। 78 मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। मूल्यांकन का मतलब होता है कोई प्रक्रिया या कोई चीज़ का मूल्य आप निश्चित कर दो। तो ये चीज़ किसने कही है? मुफात ने, एंडरसन ने, रेमर्स और गेज ने, और टारगन्सन और एडमस ने। अजीब अजीब से नाम है, इन लोग को सरल नाम नहीं मिलते थे। आलू टमाटर भिंडी पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं ये लोग, खाली ही थे लगता है, नाम ही सोच रहे थे एक आध साल। चलिए फिलहाल के लिए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर है रेमर्स और गेज ने। ठीक है, सिंपल, अच्छा नाम, अच्छा लगता है, पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं। 79 पे आइए। सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है? इकाई, वार्षिक, व्यापक, दक्षता आधारित मूल्यांकन। 79 तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये वार्षिक होता है जिसको हम एनुअल एग्जाम या एनुअल जो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक, निदानात्मक। बताइए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, इसका संबंध हमारे संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक है, आगे बढ़िए। 81 चलिए। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कैसा है? निदानात्मक, नवाचारी, उपचारात्मक, दक्षता आधारित। आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स? बताइए 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 फटाफट। तो उपचारात्मक है, ऑफकोर्स हम जानते हैं बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलते हैं। मुझे लगता है कि कोई दस्तक दे दिया है जिसकी वजह से अब डिस्टर्बेंस और हो जाएगी, हद है। चलिए आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। 81 हो गया। 82 बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, कथन किसका? स्किनर का, रॉस का, फ्रोबल का, कॉर्नबैक का। तो राइट आंसर है रॉस का। आगे बढ़ते हैं, 83 पे चलते हैं। निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मात्रात्मक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 83 में आपका डी मात्रात्मक नहीं, बाकी सभी इसमें पक्ष में सम्मिलित हैं। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का उपचारात्मक शिक्षण से, दक्षता निर्माण से, प्रश्न पत्र निर्माण से, दक्षता आधारित मूल्यांकन से। ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वो किससे है, किससे कनेक्टेड है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र के निर्माण से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो 84 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 85 में आइए। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समस्या के समाधान किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं? मौलिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, क्रियात्मक। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने और समझने के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान और मनोविज्ञान में, इतिहास में, हिंदी में, नागरिक शास्त्र में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन हम किस में करते हैं, किस विषय में करते हैं? तो 86 में हम कह सकते हैं कि प्रयोग हमारा विज्ञान और मनोविज्ञान में ही होता है। आगे चलिए। मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। कई बार आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं होता। ज्ञानात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक, बोधात्मक और आकलित प्रश्न। 88 में क्या होगा? तो हम जानते हैं कि बोध वाला तो सही है, ज्ञान वाले भी जो है वो भी सही हैं, अनुप्रयोग वाले जिसमें टेस्ट एनालिसिस है वो भी सही, कि आकलित जो है ये सही नहीं है। तो 88 में डी। 89 में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो कोरे के द्वारा, वुड्रो के द्वारा, राबन के, स्किनर के द्वारा। 89 में क्या होगा? तो ये कह सकते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में जो क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया गया था वो स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए 90, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो कठोरता ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ आपका यहाँ पर 90 में दिख रहा है। यहाँ तक सभी को क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। सारे क्वेश्चंस मैं आपके करवा रही हूँ। आइए बात करते हैं 91 पे। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यहाँ देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि उसको पूरा करने में विषय वस्तु का विचार किया गया, कहाँ तक उपयोगी है, निर्णय लेंगे, सब क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या है? विश्वसनीयता है, मूल्यांकन है, आच्छादन है, सामाजिक चीज़ें, क्या है ये? तो 2017 में पूछा गया आपसे प्रश्न। तो राइट आंसर मूल्यांकन, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसके ऊपर सोच विचार कर। 17 में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, उसी से आपको काफ़ी हेल्प मिलने की उम्मीद भी है। व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्ष का मूल्यांकन, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भौतिक। तो हम सभी जानते हैं कि 92 में ऑप्शन सही होगा कि सारे जितने भी पहलू हैं सभी का आपको मूल्यांकन जो है करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। 2017 में पूछा गया ये भी प्रश्न, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा और इस बार भी आप अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। 93, मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। 2, 6, 4 और 5। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। आदत का, आदर्श का, मूल्य का, समझ का। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध किसका है? तो समझ का है, ठीक है, सूझबूझ का। आगे बढ़िए 95, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भाव वाले पक्ष से? ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, रुचियों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का। तो 95 में आपका यहाँ पर क्या सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा, रुचियों का। भावनाएं जो है ना वो हमारी रुचियों के हिसाब से चलती हैं। आगे बढ़िए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 5, ठीक है। कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः जब हम बात करते हैं सतत में तो 5 है। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है। तो क्या? अवलोकन, छात्र प्रोफाइल, युग्म मूल्यांकन और समाज नीति। तो बच्चों के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, कार्य, उपलब्धि है, उन सबका विवरण रखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हम छात्रों की प्रोफाइल मेंटेन करके रखते हैं, जो कि आपसे 2017 में पूछा गया प्रश्न बना हुआ है। 98 में आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान कौशल अर्जित किया है? 17 में पूछा गया प्रश्न है। आपको संकेतक कोई रहता है, एक केंद्र रहता है, नियंत्रक रहता है, मापक रहता है। तो 98 में क्या होगा जिसके द्वारा आप ये कुछ तय कर पाते हैं? तो हम एक मापक रखते हैं जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं और चीज़ें हमें आसानी से पता चल जाती हैं। आगे बढ़िए 99, क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार होता है। 2017 में पूछा गया प्रश्न, जरा मुझे बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार क्या है? तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 2017 में, इसका राइट आंसर समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, समस्या का गहन विश्लेषण, तार्किक हल। तो राइट आंसर जो है क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो होता है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, क्योंकि हम उस पर शोध करते हैं, उस पर विचार करते हैं, अपने हिसाब से तिकड़म लगाते रहते हैं। नेक्स्ट आइए 100, हम इस समय 100 प्रश्न पे, मतलब मैंने आपको 65 से स्टार्ट किया था और आपको यहाँ पर ये प्रश्न में आपके 30 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न आपको मैं करवा दे रही हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी समझ में भी आ जाएगा और जल्दी हमें बहुत कुछ करना है तो हम फटाफट करेंगे। 100 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? 17 में पूछा गया ये भी प्रश्न। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण से नए सिद्धांत के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। 100 में क्या होगा? तो 100 में जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका डी ऑप्शन है, समस्याओं का अनुभवजन्य होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कुछ और ट्राई कर रहे हैं, फिर कुछ ट्राई कर रहे हैं। 101, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में? चरण के जरा नाम बताइएगा। तो 2017 में आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग के रिप्लाई बहुत कम आते हैं, गलत बात है। आपका जितना रिवीजन होगा उतना आपके लिए हेल्पफुल, एग्जाम आपको देना है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा एक्टिव होइए आप लोग। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 8 ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट चलते हैं,
क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत क्या नहीं आता? मूल्यांकन, गुणवत्ता, समय और परव्यक्ति। तो 102 में हम जानते हैं परव्यक्ति चीज़ नहीं सम्मिलित है, बल्कि समय, गुणवत्ता, मूल्यांकन सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। आपको ये क्वेश्चंस ध्यान इसलिए रखने होंगे क्योंकि 17 के पेपर में आए हुए हैं, तो पुराने पेपर के आए हुए क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए 103 संकल्पना क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। पूर्व हल, परिकल्पना, संकल्पना, पूर्व उत्तर। बताइए 103 क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित जो उत्तर है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारी परिकल्पनाएं होती हैं। 2017 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 104 में क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? यथेष्ट, व्ययिष्ट, समिष्ट, जनसमूह। 2017 में ये भी पूछा गया प्रश्न। 104 बताइए। तो जब कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें लक्ष्य समूह की बात, तो वो समिष्ट होता है, यानी कि कई सारे लोग का सम्मिश्रण। 105 कौन सा क्रियात्मक शोध उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रत्यक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन। 17 में पूछा गया ये भी प्रश्न है। 105 तो यहाँ पर आपके प्रत्यक्षण नहीं आता, बाकी प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, जांच पड़ताल ये सब आता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? ये भी आपके 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो 106 का जो राइट आंसर है वो है स्टीफन एम कोरे, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ है? ये भी तो आपके 17 ये आपके देखते हैं कब पूछा गया। ये 2 पेपर क्वेश्चन आपके 18 में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर है 2009। आगे बढ़िए इसी के साथ। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, उम्मीद तो है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी तो नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, तो 60 अंक जो उसको मिला वो क्या है? ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। मापक है, मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण, उपलब्धि। बताइए क्या होगा? जो 60 अंक मिले हैं रीता को, तो इसका राइट आंसर ही एक मापन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित कब हुई थी? 18 में पूछा गया प्रश्न। 1958, 1955, 57, 56। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। इस प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर है क्या है? इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया प्रश्न है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ये वाला, टू इम्प्रूव द सोशल स्कूल प्रैक्टिसेस। आगे बढ़िए। ये 111 प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, कैसे होते हैं? 18 में पूछा गया प्रश्न है। पुनः स्मरण प्रश्न है, उदाहरणात्मक, प्रतिज्ञा बयान और बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न होते हैं। तो निबंध के कैसे प्रश्न बनते हैं? तो हम निबंध में निष्कर्ष या कंक्लूजन जो लास्ट में देते हैं उसमें उदाहरण रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़िए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययिता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, फलांकन की सुगमता और जो है रचना और प्रशासन की सुगमता। ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है। 112वां प्रश्न है आज का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके 12th में आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें नहीं, बाकी सब कुछ इन्वॉल्व है। हमारी समस्या हमारी और हल भी हमारा। लक्ष्य किसका? मौलिक का, क्रियात्मक का, उपरोक्त का। 18 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो क्रियात्मक सोच यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़िए। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, प्रेरणात्मक, अधिगम अनुभव। ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो 114 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो अधिगम अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। परिकल्पना होती है। परिकल्पना क्या होती है? समाधान का पूर्व अनुमान होती है, शोध के मध्य में अनुमान होती है, कोई अनुभव नहीं किया जाता है, समाधान के बाद में अनुमान होती है। तो 115 में कह सकते हैं समाधान का पूर्व अनुमान होती है। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मापन का समान सिद्धांत संबंधित किससे है? 2018 में पूछा गया प्रश्न। विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, गणित से, भूगोल से। तो 116 में जो प्रश्न पूछा गया है कि मापन का समान सिद्धांत किससे कनेक्टेड है, तो वो गणित से है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 117 पे हम आ चुके हैं और आज जितने प्रश्न इसमें हैं फ्रेंड्स ना मैं करवा दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत वीडियोस बनाने में काफ़ी अरेंज करने में दिक्कतें हो जाती हैं अक्सर। तो इस वजह से मैं आपको ये करवा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम इसके बाद जो अधिक उत्तरी वो करेंगे। तो मापन किन्हीं निश्चित, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, सब में पढ़ रही हूँ। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया कथन किसका है? तो हम सभी जानते हैं ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर एम स्टीवेंस का है, जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ। शैक्षिक उद्देश्य के अंग में क्या है? बालक, विषय वस्तु, समाज, उपयुक्त सभी। तो 18 में पूछा गया प्रश्न है, उपयुक्त सभी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़िए। 119 बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है? ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। तो 119 में भी आपका डी होगा, जिसमें तीनों पक्ष सम्मिलित होंगे।
बौद्धिक योग्यता के में बोधकांग नहीं है, अनुवाद, वाक्य विस्तार, विवेचना और अनुप्रयोग, ये भी 18 पूछा गया प्रश्न है। तो बौद्धिक योग्यता का अंग इसमें जो नहीं वो अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो ये आपके 120 प्रश्न हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। कितने हो गए आपके? टोटल 120 प्रश्न हो गए आपकी पवन की सीरीज़ में। 120 प्रश्न ही आपके पेपर 1 के लिए दिए गए थे और मैंने पूरा आपको करवा दिया। अब इसके मैं अति लघु उत्तरी, कल की क्लासेस आपके इसके अति लघु उत्तरी मिलेंगे। ये जैसे हो जाएगा मैं तुरंत राधन का भी तुरंत तत्काल में करवा दूंगी, ताकि आपकी सारी सीरीज़ तो एटलीस्ट पेपर तो कवर हो ही जाए आपके एग्ज़ाम से पहले। तो ये रही आज की आपकी क्लास, जहाँ पर आपको क्लास मिली है। मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नोट्स अगर आपको नहीं पढ़ पाए हैं, आप लोग नहीं कर पाए हैं, इच्छा है कि हाँ कोई सब्जेक्ट फंस रहा है, तो उसको जाइए टेलीग्राम पर अपना बात करिए, उसके बाद पढ़िए। आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जितना होगा वो वीडियो बना दूंगी, कोशिश करके कि चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाए, बैक किसी की भी ना लगे, यही एक मोटो रहना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।